मॉर्निंग बच्चों। तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ। ये नहीं कि आप दिन में ये वीडियो देखोगे या मेरी दिन में डलती है तो आप बोलोगे मैडम ये तो आफ्टरनून में आप गुड मॉर्निंग कैसे बोल रहे हो, अभी 11 बज रहे हैं। तो इसी वजह से मेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो सुबह के 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज कल हमने सॉलिड स्टेट को ख़त्म कर दिया था, तो अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, आज सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। और सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम रात में लाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। चलो ठीक है, सॉल्यूशन हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3 है 12th का, पार्ट फर्स्ट की बुक का, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन बेसिकली से शुरू करने से पहले कुछ इंट्रो हम देते हैं ताकि हमारे बेसिक थोड़े क्लियर हो जाए। देखो, अगर मैं बात करती हूँ प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस क्या हमें डेली लाइफ में मिलते हैं? मुझे तो नहीं लगता मिलते हैं। प्योर सब्सटेंस हमें आज की डेट में नहीं मिलते हैं। जो हमारे प्योर कंपोनेंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, उसका मिक्सचर हमको मिलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्योर कंपोनेंट है, उसको मिक्स करके आपके पास लाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको गोल्ड ले लेती हूँ। क्या गोल्ड आपको प्योर मिलता है? हम बोलते हैं कि हम गोल्ड लेने जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो क्या हमें वो प्योर मिलता है? नहीं, उस गोल्ड में कॉपर का मिक्सचर होता है। आपको कुछ भी चीज़ प्योर नहीं मिलती है, ठीक। उसके अलावा अगर मैं आपको बोल दूँ और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, आपके ब्रास हो गया, आपका ब्रॉन्ज हो गया, आपका जर्मन सिल्वर हो गया। अगर आप बोलोगे मैडम इन तीनों में ही तो कॉपर और जिंक होता है, तो ये तीनों ही आपके सेम होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये मिक्सचर है, एक या एक से ज्यादा प्योर कंपोनेंट के। दूसरा ये आपका क्या है, सेम नहीं होंगे, क्योंकि कॉपर में कॉपर मतलब सॉरी ब्रास में कॉपर होता है, आपका जिंक होता है, ठीक है, ओके। ब्रॉन्ज में भी आपका कॉपर और जिंक होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके पास क्या होता है, टिन भी प्रेजेंट होता है। जर्मन सिल्वर में आपके पास कॉपर होता है, जिंक होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे निकल प्रेजेंट होता है। इसके वजह से ये आपका क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। तीनों में ही कॉपर जिंक है, लेकिन इसके वजह से ये आपका डिफरेंट हो चुका है। बाकी तीनों ही आपका प्योर नहीं है। प्योर जो आपके कंपोनेंट है उसका मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ से हमें इतना पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपका लेती हूँ फ्लोराइड आयंस का, ठीक। सेकेंड पॉइंट मैं अगर फ्लोराइड आयन ले लेती हूँ, जो आपके फ्लोराइड आयन होते हैं, अगर आप उसको 1 ppm में लो तो ये आपको क्या होते हैं, टूथ डीके से बचाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम टूथ डीके। हमारे दांत जो होते हैं उसको सड़ने से बचाते हैं अगर मैं फ्लोराइड आयन 1 ppm यूज करूंगी। ppm क्या होता है आपका, पार्ट पर मिलियन। ppm बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है। अगर मैं 1 ppm ले लूंगी तो वो आपका फ्लोराइड आयन का, तो आपका वो टूथ डीके होने से बचाएगा। अगर मैं 1 ppm ले रही हूँ फ्लोराइड आयन का, अगर मैं इस फ्लोराइड आयन का 1.5 ppm ले लूँ और उसके बाद अपने टूथ में लगाऊं, तो ये क्या करेगा, हमारे टूथ को डीके करेगा। इससे हमारे टूथ क्या होंगे, डीके होंगे। 1.5 ppm अगर मैं लेती हूँ टूथ, इससे क्या होगा, हमारे जो टूथ होंगे वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और गिरने लग जाएंगे। हमारे टूथ जो होंगे डीके होने लग जाएंगे। इससे हमें क्या समझ आता है कि अगर 1 ppm से ज्यादा मैं ले लूँ, यानी कि फ्लोराइड आयन अगर मैं थोड़ा ज्यादा ले लूँ तो उससे क्या हो जाता है, 1 ppm से ज्यादा अगर मैं ले लूँ तो हमारे ये पॉइजन की तरह काम करता है। अगर मैं लार्ज क्वांटिटी में फ्लोराइड आयन को लेती हूँ तो ये आपका क्या करता है, पॉइजन की तरह काम करता है। लार्ज क्वांटिटी में जो होता है ये आपका किसकी तरह काम करता है, पॉइजन की तरह आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। इतना हम समझ गए। अब इसके अलावा अगर बात करते हैं, इतना हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि लार्ज क्वांटिटी में ले ले तो वो पॉइजन की तरह काम करता है। एक एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास होता है सोडियम फ्लोराइड यानी कि NaF। ये आपका रेड पॉइजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड हमारा रेड पॉइजन के लिए यूज किया जाता है। इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, यानी कि जो हमारा वेनस में लगता है इंजेक्शन, उसका किया क्या जाता है, जो हमारा
इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने से पहले किसमें डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है। कौन सा वाटर, जो आपका क्या कर रहा है, वाटर कंटेनिंग सॉल्ट। और उस सॉल्ट में जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो आयंस हमारे जो बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उस आयन से हमारा ये वाला आयन जो होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। मैंने क्या बोला, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसको किस में डाला जाता है, वाटर कंटेनिंग सॉल्ट, यानी कि एक बीकर लिया है उसमें वाटर डाला हुआ है और उस वाटर में सॉल्ट डाला है। सॉल्ट के पास आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं यानी कि वो डिसोशिएट होगा। अगर मैं एक NaCl को वाटर में डालूंगी तो ये आपका Na+Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होगा। ऐसे ही मैंने बोला कि सॉल्ट कंटेनिंग आपका वाटर है जिस आपका आयंस पर डिसोशिएट हो चुका है। अब वो आयंस जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्टली वाटर से निकलने के बाद यानी कि वाटर कंटेनिंग सॉल्ट से निकालने के बाद उसने वो इंट्रावेनस इंजेक्शन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करना है। तो हमारे जो वेनस होता है अगर उसका जो ब्लड होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें भी कुछ ना कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं। हमारे प्लाज्मा में जो आयंस है वो आयंस हमारे सॉल्ट के आयंस से मैच करना चाहिए, तभी उसी इंजेक्शन को आप अपने बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इतना हम समझ गए, तो हमारा जो इंट्रो था थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हमारी बुक में दे रखा है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन का, उसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हम कंपोजिशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं जो हम सॉल्वेंट में डालते हैं उसको बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक, ओके, देखो सॉल्यूशन का हमें पता है हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस ही होते हैं। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, ये सबको पता होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली जब आपने किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला है तो सॉल्यूशन बना है ना। तो जब सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला है यानी कि आपने क्या किया है, एक बीकर लिया है, यहाँ पे आपने वाटर मॉलिक्यूल ले रखा है, दिस इज अ H2, वाटर मॉलिक्यूल है आपके बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आपने सॉल्ट डाला है या आपने क्या डाला है, शुगर डाला है। जब आप सॉल्ट या शुगर में से कुछ भी चीज़ इसमें डालोगे तो आप देखोगे कंप्लीटली आपका पूरे एरिया में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके साथ अच्छे से घुल जाएगा, हमें एकदम ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, पूरी तरीके से घुल गया है, अच्छे से इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सॉल्वेंट के, और अभी सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, तो ये जो आपका वाटर सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या हो रहा है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट टाइप का आपको दिख रहा है। अब मैंने इसको लिक्विड सॉल्यूशन ही क्यों बोला, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन क्यों नहीं बोला होगा, क्योंकि शुगर और सॉल्ट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है। हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो आपका लार्ज क्वांटिटी में होता है, और जो हमारा सॉल्ट मतलब जो आपका सॉल्यूट होता है यानी कि जो आपका सॉल्यूट है वो आपका स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अब ये जो लार्ज क्वांटिटी में होता है यानी कि जो सॉल्वेंट होता है वो आपको क्या डिस्क्राइब करता है, ये आपको फिजिकल स्टेट डिस्क्राइब करेगा सॉल्यूशन का। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन है, उसको डिस्क्राइब करेगा। यहाँ पे आपका लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड है तो मैंने क्या बोला है, आपका लिक्विड सॉल्यूशन ये है। एकदम समझ गए, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो मैंने क्या बोला, हमारा जो सॉल्यूशन होता है ये दो या दो से ज़्यादा, जो हमारे यहाँ पे मैंने शुगर और सॉल्ट डाला है, दो या दो से ज़्यादा, क्या पता मैंने शुगर और सॉल्ट और नींबू तीनों ही डाल दिया, यानी कि ये आपका शुगर एक टाइप का प्योर कंपोनेंट है, और सॉल्ट जो है वो अपना ही अलग एक प्योर कंपोनेंट है, लेमन अपना ही एक प्योर कंपोनेंट है। इनको मैंने मिक्स किया और आपका सॉल्यूशन में डाल दिया,
है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा जो आपका प्योर कंपोनेंट है उसको मैंने सॉल्वेंट में डाल के अपना सॉल्यूशन बना दिया, यानी कि नींबू पानी बना दिया। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे 2 यानी कि इस चैप्टर में मैं 2 से ज़्यादा के बारे में नहीं पढ़ूंगी। ये जो हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे हम बाइनरी के बारे में पढ़ते हैं, ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। 3 कंपोनेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम 2 कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि 3 चीज़ें आप मिक्स कर रहे हैं, हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, 2 चीज़ों में मिक्स होगा, यानी कि एक आपका सॉल्वेंट होगा और जो भी आपका सॉल्यूट होगा वो भी आपका क्या होगा, एक होगा, 2 या 3 नहीं होगा, 2 या 3 नहीं होगा। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, तो ही तो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तो आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है ना। सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन तो हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। तो इससे क्या बोला है कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी कब होगा, जब एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अब शुरू करते हैं अच्छे से इस चीजों को। तो हम कुछ बाइनरी आपका सॉल्यूशन लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए और आपके एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है, तो देखते हैं। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे मैं ले रही हूँ सॉल्यूट, यहाँ पे मैं ले रही हूँ सॉल्वेंट और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 करके चलते हैं, मतलब पहले मैं गैस का लूंगी, फिर मैं वाटर लिक्विड का और सॉलिड का, ऐसे लेके चलते हैं। तो सबसे मैं पहले आपका गैस सॉल्यूशन लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा गैसियस सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन है, फिजिकल स्टेट क्या है आपका, गैसियस है, यानी कि हमारा सॉल्वेंट ही आपका फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करता है। तो गैसियस है, यानी कि सॉल्वेंट मेरा क्या होगा, यहाँ पे गैस होगा। ठीक है, ये आपका पहला है। सॉल्यूट, अगर मैं गैस डाल दूं तो क्या हो जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो यही तो आपके क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। यानी कि सॉल्वेंट भी आपका गैस है और सोल्यूट भी आपका गैस है, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि ऑक्सीजन एंड N2 का मिक्सचर, ऑक्सीजन एंड N2 का मिक्सचर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या डाला, लिक्विड डाला है गैस पे। लिक्विड को गैस में डाला है, तो यहाँ पे जो मेरा एग्जाम्पल होता है वो होता है क्लोरोफॉर्म, CaCl3। क्लोरोफॉर्म को आपने किस में डाला है, क्लोरोफॉर्म इन गैस। इसका एग्जाम्पल ये होता है। अब सॉलिड को गैस में डालोगे, सॉलिड को गैस में डालोगे तो इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा कैम्फर। और हमें पता होता है कि कैम्फर से डायरेक्टली आपका गैस में ही कन्वर्ट होने वाला है, गैस के साथ मिलने वाला है। अगर आप कैम्फर को डायरेक्टली छोड़ोगे, आपके गैस के साथ मिक्स हो जाता है और आपका उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड इन गैस में जो एग्जाम्पल आता है वो आपका होता है कैम्फर इन गैस। अब गैस कौन सा, नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे भी आपने नाइट्रोजन गैस लिया हुआ है। ठीक है, इतना हम समझ गए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं सेकेंड सॉल्यूशन आपको बताती हूँ, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। इसको ऐसे रहने देते हैं, डालना तो हमने यही है सॉल्यूट में। सॉल्वेंट चेंज करेंगे, एग्जाम्पल चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बोला है, हमने लिया है आपका लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा आपका, लिक्विड ही होगा। फिजिकल स्टेट तो यही डिस्क्राइब करता है, ये भी आपका लिक्विड है। ठीक, ओके। गैस को लिक्विड में डाल रहे हो, कहीं सुना है, बहुत ज्यादा, मतलब आपने ये तो सुना ही होगा, बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होंगे आप इससे। ऑक्सीजन को ओशन में डिसॉल्व किया जाता है, मतलब ऑलरेडी डिसॉल्व होता है ताकि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जी सके। तो यानी कि ऑक्सीजन डिसॉल्व इन लिक्विड, ऑक्सीजन इन वाटर, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल।
फिर आता है लिक्विड एंड लिक्विड, या लिक्विड एंड लिक्विड आपका इथेनॉल इन वाटर, पैक बनाते हैं ना हम, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर हो गया आपका। फिर आता है सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं, सॉलिड को लिक्विड में आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि शुगर हो गया आपका डाल दिया आपने, सॉल्ट डाल दिया आपने, ग्लूकोज डाल दिया। तो शुगर एंड सॉल्ट हमने पढ़ लिया, ग्लूकोज इन वाटर पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज इन वाटर। कोई दिक्कत? इजी था ये तो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हम सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, थर्ड है मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे जो सॉल्वेंट होंगे वो सारे ही सॉलिड होंगे। सॉल्वेंट हमारे सॉलिड है, सॉलिड में गैस को सॉलिड में डाला, ये हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, हम पढ़ेंगे इसको जब हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। वहां पे हम कैटालिस्ट लेते हैं, ऐसे कि हमने क्या करते हैं, हाइड्रोजन का क्या करवाते हैं यहाँ पे, पैलेडियम और पीडी पीटी और निकल हम कैटालिस्ट लेते हैं। आपका H2 जो गैस होता है उसको इसमें पास करवाते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। तो H2 गैस हमने पैलेडियम से पास करवाया, यानी H2 इन पीडी, इसमें हमारा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा होता है Hg इन सोडियम, और जब हम इन्हें मिलाते हैं इसको हम बोलते हैं अमलगम, तो यहाँ पे आ जाता है सोडियम अमलगम, NaHg, सोडियम अमलगम। Hg लिक्विड के फॉर्म में होता है, आपको पता ही है। एक ये ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन होता है Hg, लिक्विड में होता है, इसको आपने किस में डाला है, सॉल्ट में डाला है, सॉरी सॉलिड में डाला है। Na भी आपका मेटल है, Hg इन सोडियम, सोडियम अमलगम बनता है। सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड सॉलिड में हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बोला था, गोल्ड। हम दुकान गए, हमने कहा अंकल जी हमको इतना ग्राम गोल्ड चाहिए, हमें एक कुंडल चाहिए यानी एक इयररिंग चाहिए, हमें एक मंगलसूत्र चाहिए, हमें एक चेन चाहिए, हमें कड़े चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, हमें गोल्ड, हम बोलते हैं मैम सर गोल्ड में दिखाइए। एक्चुअल में प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें कॉपर का मिक्सचर होता है। किसी किसी में कॉपर का बहुत ज़्यादा मिक्सचर होता है, देखा होता है ना परसेंटेज, 22 कैरेट होगा, 24 कैरेट होगा, तो ये परसेंटेज देखा होता है। 24 कैरेट में कॉपर का कुछ ज़्यादा मिक्सचर होता है, तो कॉपर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, गोल्ड एंड कॉपर का मिक्सचर इज सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर। यहाँ तक हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे हो चुका, यानी कि सारे के सारे कैसे टाइप के, हमने बाइनरी पढ़ा, एक सॉल्यूट लिया एक सॉल्वेंट लिया, बाइनरी सॉल्यूशन थे, कैसे होते हैं इसके एग्जांपल हमने देख लिए, ठीक है। अब हम कुछ डिटेल में कुछ चीजें पढ़ेंगे, हमने टाइप्स तो पढ़ लिए, अब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक है मेरा एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन में कंपोजिशन होता है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट का और सोल्यूट का कंपोजिशन होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं दो तरीके से। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक हम करते हैं क्वालिटी से और एक हम करते हैं क्वांटिटी से, ठीक है। दो तरीके से हम उसके क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगर मैं बात करूं किसी की क्वालिटी को बताने के लिए, तो मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ। मैं बोलती हूँ कि ये जो मेरा आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो मेरा है क्या है, डाइल्यूट है, या फिर मैं इसे बोलूंगी कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो आपका कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब आपके सॉल्यूट की आपका अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है बहुत ही लेस होता है, बहुत ही कम होता है।
और जो आपका कंसंट्रेटेड का मतलब है सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो हमें पता है कि सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, तो क्या बोला उसने, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सॉल्यूट का अमाउंट आपका कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो आपका डाइल्यूट हो जाता है। सिंपल सी बात है, हम एक क्वालिटी के तरीके से बता रहे हैं ये सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, वो सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। हम इसको ना प्रैक्टिकल यूज में यूज नहीं कर सकते, मतलब प्रैक्टिकली हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम जितना भी हम पढ़ रहे होते हैं फॉर्मूले वगैरह, हम क्वांटिटेटिवली ही उसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हम उसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको वेरियस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, वेरियस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। और अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं अपने सॉल्यूशन के कंपोजिशन को। ठीक है, तो इतना हम समझ गए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बाकी मैं फिर आगे पढ़ाती हूँ। तो मैंने क्या बोला कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एक प्रैक्टिकल यूज चाहिए तो हम क्वांटिटी से एक्सप्रेस करेंगे, उसी से हम निकालते हैं चीजें। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिवली आपका एक्सप्रेस कर रहे हैं सॉल्यूशन के कंपोजिशन को। कितने तरीके से करते हैं, आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीका आता है। एक आता है आपका मास परसेंटेज, ठीक है, एक आपका आता है वॉल्यूम परसेंटेज, एक आपका आता है यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक आपका यहाँ पे आता है पीपीएम की फॉर्म में, पार्ट्स, हाँ पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन लिख देते हैं। और क्या आ जाएगा, हम करते हैं 3-4 हो गए। फिर आता है मोलैरिटी, एक होता है आपका मोलैलिटी, एक होता है आपका मोल फ्रैक्शन। इन फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं अपने कंपोजिशन को जो सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो मास परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, मास बाय वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं और आपका पीपीएम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के 3 जो हैं ये और ये हम कल पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन भी करने हैं क्योंकि। ठीक है, फिलहाल हम ये पढ़ते हैं एक एक करके। तो इतना हो गया, मिटाती हूँ इसे। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मास परसेंटेज पढ़ेंगे। मास परसेंटेज होता क्या है, मास परसेंटेज अगर हमें निकालना होता है तो ये होता है आपका मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि कंपोनेंट का मतलब उसने सॉल्यूट के बारे में बात करी है। यानी किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का आपको मास निकालना है। फिर आता है मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल मास के बारे में वो बात कर रहा है, इनटू 100। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया है, वाटर लिया है, गला भी खराब है आजकल, NaCl मैंने इसमें डाला है। ठीक है, तो मास ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कंपोनेंट क्या हो गया है आपका, यहाँ पे क्या डाल रहे हो आप, सॉल्यूट को डाल रहे हो, यानी कि NaCl का मास आपका मास ऑफ कंपोनेंट हो जाएगा, NaCl प्लस H2O का मास आपका टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, इनटू आपका 100 करके आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है, जो आपका कंपोनेंट का मास है वो आपका सोल्यूट का मास है, टोटल मास में आपका सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मास हो जाएगा, इनटू 100 करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा मास परसेंटेज होता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड का जो मास परसेंटेज होता है, ये हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जहाँ पे केमिकल का एप्लीकेशन होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 3.62
एग्जाम्पल ले लो 3.62 मास परसेंटेज, और किसका मास परसेंटेज है ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है आपका NaClO, नाम तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड जो आपका होता है, इसका जो 3.62 मास परसेंटेज निकल के आता है बेटा, ये आपका यूज किया जाता है एज अ कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में, ठीक है, पहली चीज। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको एग्जांपल दे रखा है कि 10% आपका क्या है, आपका ग्लूकोज का है इन वाटर में, 10% आपका ग्लूकोज है इन वाटर, ठीक है। मास परसेंटेज निकालो, कैसे निकालोगे, इतना सा दे रखा है, मास परसेंटेज निकालने के लिए बोला रखा है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 होता है, 10/100 होता है, और फॉर्मूला क्या है, 10/100 का मतलब क्या होगा, ये आपका सॉल्यूट का मास है, और 100 मतलब नीचे किसका मास दे रखा है आपको, सॉल्यूशन का मास है। इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन का मास हमारा 100 है, आपका सॉल्यूट का मास आपका 10 है। अब इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्वेंट का मास निकालो, तो आप सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे बताओ। सॉल्वेंट का मास हमारा हो जाएगा दैट इज 100 माइनस 10, 90, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, तो वहां से आपका क्या निकल गया, सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। 10% का मतलब 10/100 है, 10 आपका सोल्यूट का मास है, 100 आपका सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो 100 माइनस 10 आपका क्या हो जाएगा, 90 सॉल्वेंट का मास होगा। नहीं समझ आ रहा है, अच्छे से यहाँ पे समझा देती हूँ। सॉल्यूशन का जो मास होता है आपका, सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा, तो ये 90 इसी में से तो आया है। इतना समझ गए, मास परसेंटेज हमारा समझ आ गया आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने हेडिंग भी हटा दिया। सेकंड क्या है हमारा, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का वॉल्यूम जो आपको गिवन होगा, अपॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 100 बिकॉज परसेंटेज में है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट का वॉल्यूम, सॉल्यूट का, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इनटू 100। क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है सेम वही मैं बोल रही हूँ, 10% है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होगा, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 10/100 है, यानी कि ये क्या है आपका कंपोनेंट का वॉल्यूम है, और ये आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका ये होता है कि जो आपका 35% इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ये आपका यूज किया जाता है एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी में, एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी के लिए ये आपका यूज किया जाता है। क्या करता है, एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। नॉर्मली हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है, ये क्या कर देता है, इस फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और आपका 255.4 केल्विन कर देता है, डिक्रीज कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को। यानी कि किसी भी चीज को कोई प्रॉपर्टी होती है एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करता है, लेकिन फ्रीज नहीं होने देता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो ये आपका इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ये आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, इंजन में। जो हमारी मोटर बाइक्स होती है, यानी कि जो व्हीकल्स होती हैं, उसके इंजन में यूज किया जाता है। क्या करता है, इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। इतना समझ आ गया। इथाइलिन ग्लाइकोल का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इथाइलिन और ग्लाइकोल मतलब अल्कोहल की बात कर रहा है, ठीक है, इतना समझ आ गया।
इस पे इंक डाल देते हैं, तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप लो। चलो नेक्स्ट अब हम करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एग्जाम्पल याद रखना, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया आपका, सोडियम हाइपोक्लोराइट हो गया, ये पूछा जाता है बुक के। हमेशा देखो एग्जामिनर क्वेश्चन वहां से देता है जहां बच्चे पढ़ना छोड़ते हैं। ये फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यार इससे तो पता ही चल रहा है, ये होता है आपका मास ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट का मास आपका अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में है 100 हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, ये आपका फार्मेसी में एंड मेडिसिन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें इतना ही था। कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट के मास के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक, समझ गए इतना। चलो अब बात करते हैं, फोर्थ आएगा आपका पीपीएम। पीपीएम आपका क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, यही होता है, वही जाती हूं मैं। पीपीएम होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन होता है। पीपीएम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि पीपीएम आपका जब बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी की बात हो रही है तब हम पीपीएम लेते हैं। स्मॉल क्वांटिटी की जब बात हो रही होती है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जो भी आपका कंपोनेंट है उसका कम पार्ट अपॉन पार्ट्स इन सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब ये जो पीपीएम के बारे में ये बात कर रहा होता है, ये जो आपका पीपीएम होता है इसको आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, यानी कि अगर आपका मास बाय मास परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में, यानी कि मैं अगर बात करूँ मास बाय मास की, कोई भी बहुत ज्यादा कम अमाउंट में आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, मास ऑफ कंपोनेंट करोगे, ठीक है, अपॉन टोटल मास करोगे इंटू 10⁻⁶ कर दोगे। आप पीपीएम में उसे निकालोगे। अगर बहुत ही कम अमाउंट में दे रखी है चीजें, चाहे वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो चाहे मास बाय वॉल्यूम हो, 100 की जगह आप 10⁻⁶ कर दोगे, अगर बहुत ही कम अमाउंट में आपको दे रखा है, ठीक है। पीपीएम का मतलब है कि वो बस बता रहा है कि अगर बाई चांस आपको कोई भी चीज मास बाय वॉल्यूम एंड या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कम अमाउंट में दे रखा है, तो आप उसको 10⁻⁶ में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये जो आपका पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम माइक्रोग्राम पर एमएल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इतना हम समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हमारा इतना हो गया। मोल फ्रैक्शन हम कल पढ़ लेंगे।